इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो या किसी भी प्लैनेट तक पहुंचने वाला रॉकेट, इंसान लगातार टेक्नोलॉजी से सबको हैरान करता जा रहा है। यही नहीं, महासागर से लेकर स्पेस तक इंसान ने सबको खंगाल डाला है। नई नई डिस्कवरी हो रही हैं, मगर आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मगर हैरानी की बात तो यह है कि अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला इंसान अपनी ही धरती को पूरी तरह से नहीं जान पाया है। आखिर क्या है वह राज जो धरती के गर्भ में छुपा हुआ है, और आखिर कैसे ऊपर से शांत खूबसूरत दिखाई देने वाली धरती अपने अंदर सूरज से भी ज्यादा हीट को समेटे हुए है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। एनर्जी के बिगेस्ट सोर्स की बात होते ही जहन में सूरज की इमेज आ जाती है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी इसी से तो मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भले ही सूरज हो, लेकिन हमारी धरती की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो सूरज से भी ज्यादा गर्म है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये कहानी है धरती के कोर की। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोर है क्या और यह सूरज से गर्म क्यों है? यह समझने के लिए आपको अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारी धरती 4 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे ऊपर मौजूद है क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। फूल, पेड़, पौधे, फसलें उगती हैं। यहाँ नदियाँ, झीलें और पहाड़ मौजूद हैं, या फिर यूं कहें कि यहाँ पूरा का पूरा बायोस्फीयर मौजूद है। मगर यह धरती की सबसे पतली लेयर है जो 5 से 70 किलोमीटर मोटी है। इसके बाद आती है मेंटल, जो धरती की सबसे मोटी लेयर है। यह लगभग 1800 किलोमीटर मोटी है और क्रस्ट के बिल्कुल नीचे है। इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे डायमंड और बाकी के धातु। यह एक भारी परत है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारी धरती का कुल वजन 6 सेक्सट्रिलियन टन है, जबकि अकेले मेंटल का वजन ही 4 सेक्सट्रिलियन टन है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। यानी धरती के वजन का लगभग 67% मेंटल ही समेटे हुए है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सामने आती है कोर। जी हाँ, मेंटल के बाद आती है कोर। कोर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर की बात की जाए तो पूरी धरती की सभी लेयर्स में यह इकलौती लिक्विड लेयर है। जी हाँ, यह लिक्विड स्टेट में मौजूद है। साथ ही यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी की वजह से हमारी धरती जीने लायक बनी हुई है। अगर यह ना होती तो शायद हमारी धरती ना होकर मंगल जैसा कोई बंजर ग्रह बन चुकी होती। मगर क्यों? दरअसल इस कोर की वजह से ही धरती पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर ये ना होता तो हम भी ना होते, क्योंकि यह हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड मिनरल से बना हुआ है। इसके अंदर आयरन और निकल की मात्रा सबसे ज्यादा है। और अगर आउटर कोर के टेम्परेचर की बात की जाए तो यह 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बट यह सबसे ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि इसके बाद आता है इनर कोर। इनर कोर बिल्कुल एक एग जैसी शेप का है, लेकिन यह लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में है। यह 1220 किलोमीटर के डायमीटर का है, लेकिन यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस का हाइपर टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है, जहाँ टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री है वह लिक्विड स्टेट में है, तो 6000 टेम्परेचर होने के बावजूद इनर कोर सॉलिड कैसे है? सच में यह कितना पेचीदा क्वेश्चन है जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझा कर रखा होगा। दरअसल हमारी धरती का 70% हिस्सा आयरन से बना हुआ है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा है निकल का। निकल और आयरन दोनों ही मेटल्स बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, लेकिन अगर किसी जगह का टेम्परेचर ज्यादा हो और साथ ही वहाँ का प्रेशर भी हद से ज्यादा हो तो मेटल को सॉलिड फॉर्म में रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और धरती पर सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग तत्व मौजूद हैं। इनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ इनके बीच वाले यानी मेटलॉइड्स। ज्यादातर तत्व नॉर्मल कंडीशंस में ठोस रूप में मिलते हैं, क्योंकि उनके पिघलने का तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से यह ठोस फॉर्म में रहते हैं। वैसे यह सारी कहानी धरती की बहुत ज्यादा गहराई में चल रही है। या तो हुई कोर के टेम्परेचर की बात, लेकिन धरती पर एनर्जी का सोर्स माने जाने वाले सूरज के टेम्परेचर के बारे में क्या आप जानते हो? दरअसल सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जबकि धरती के इनर कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा है। ऐसा कैसे? आखिर कोई भी धरती का हिस्सा सूरज से ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है? यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज इसे साबित करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास मौजूद हैं। इसके बारे में अलग अलग कहानियां, अलग अलग राय दी जाती हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इनर कोर का सॉलिड फॉर्म में होना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एलियन स्पेशीज ने कई सालों पहले अर्थ के कोर में एक डायसन स्फीयर लगा दिया था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। रियलिटी में एक ऐसी ही थ्योरी आई थी, लेकिन जैसे आपको सुनकर हंसी आ रही है वैसे ही पूरे साइंटिस्ट्स को भी आई थी। इसलिए किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यह बात वहीं खत्म हो गई। हालांकि भले ही यह थ्योरी किसी ने एक्सेप्ट ना की हो, लेकिन आपके मन में डायसन स्फीयर को लेकर सवाल जरूर उठे होंगे। अगर डायसन स्फीयर की बात की जाए तो डायसन स्फीयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइंस एंड फिक्शन दोनों की लिमिटेशंस को टच करता है। दरअसल डायसन स्फीयर एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर यानी कि विशाल संरचना है
जो किसी तारे जैसे हमारे सूरज को पूरी तरह से घेर लेती है, ताकि उस तारे से निकलने वाली पूरी ऊर्जा को कैप्चर किया जा सके। यानी अगर सूरज की सारी ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल कर लिया जाए तो पृथ्वी क्या पूरी मानव सभ्यता को कभी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। यह आइडिया किसने दिया? इसका कॉन्सेप्ट 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने दिया था, इसलिए इसका नाम डायसन स्फीयर पड़ा। मगर सवाल ये है कि ये क्यों जरूरी है? जैसे जैसे कोई सभ्यता विकसित होती है उसकी एनर्जी नीड्स भी बढ़ती हैं। डायसन स्फीयर का मकसद है एक सभ्यता को इतना सक्षम बनाना कि वो अपने पूरे तारे की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। सवाल ये भी है कि क्या ये असली में बना है? नहीं, अभी नहीं। दरअसल ये एक थ्योरेटिकल आइडिया है, लेकिन अगर भविष्य में तकनीकी इतनी विकसित हो गई कि इंसान पूरे सूरज को ढक सके तो डायसन स्फीयर बनाना संभव हो सकता है। वैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ब्रह्मांड में कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन है तो वो डायसन स्फीयर जैसी चीज बना चुकी हो सकती है और हम उसकी खोज में हैं। अब अगर सूरज के टेम्परेचर की बात की जाए तो वह सूरज के कोर या डीपर सरफेस का टेम्परेचर नहीं है, बल्कि सूरज की ऊपरी सरफेस का है। सूरज के इनर कोर का टेम्परेचर तो इससे भी ज्यादा होता है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर सूरज के आउटर कोर से ज्यादा है, पूरे सूरज से नहीं। वैसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट के कोर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर सूरज के कोर की बात की जाए तो उसके पास कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सूरज के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। क्या? जी हाँ, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समेटे हुए है हमारा सूरज। इसके बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस टेम्परेचर पर इंसान की क्या हालत होगी, इसलिए इसके बारे में बात करना ही बेकार है। मगर अब सवाल ये है कि धरती की कोर 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखती है, जबकि सतह पर एवरेज टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि कोर से सतह तक टेम्परेचर 200 गुना कम हो जाता है, जबकि सूरज की कोर से सतह पर आने पर टेम्परेचर 15 मिलियन से घटकर 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी लगभग 2700 गुना कम। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि सूरज तो कोई सॉलिड चीज भी नहीं है, बल्कि इसमें ज्यादातर कंपोजिशन गैस का है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी है, जिसकी वजह से सूरज की ज्यादातर हीट अनंत अंतरिक्ष में ही गुम हो जाती है, जबकि हमारी धरती का कोर चारों तरफ से ट्रैप है और इसकी हीट कहीं भी एस्केप नहीं होती है। साथ ही हमारी धरती स्पेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की हीट यहीं पर बनी रहती है। वैसे सूरज की हीट के डिसिपेशन का केवल यही कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर मौजूद हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ग्रेविटी ही है। इसलिए कहा जा सकता है कि अर्थ का कोर सूरज के सरफेस से ज्यादा गर्म है, पूरे सूरज से नहीं। मगर अब भी सवाल वही का वही है कि आखिर धरती का कोर इतना ज्यादा गर्म क्यों है? कंपैरिजन तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन यह गर्मी आती कहां से है, यह समझने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। असल में हमारा कोर लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है। ये वही दौर था जब धरती का फॉर्मेशन हो रहा था। धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ बदला और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी डिस्टर्ब हो गई। वैसे साइंटिस्ट ने इसके लिए एक या दो नहीं बल्कि तीन रीजन बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है हीट फ्रॉम फॉर्मेशन। असल में जब धरती का फॉर्मेशन हो रहा था तब धरती बहुत ही ज्यादा गर्म थी, क्योंकि धरती का निर्माण बहुत सारे विस्फोटों से हुआ है और उनसे तो गर्मी निकलती ही है। लेकिन टाइम के साथ साथ ऊपर का क्रस्ट धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड हो गया, लेकिन मेंटल और कोर काफी दिनों तक गर्म बने रहे। दूसरा है फ्रिक्शन हीटिंग। फ्रिक्शनल हीटिंग यानी घर्षण से उत्पन्न गर्मी। दरअसल मेंटल का डीप हिस्सा मेटल से बना हुआ है। यह आयरन अंदर तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि आज भी कहीं ना कहीं आयरन के पीस होंगे जो धीरे धीरे चलते जा रहे होंगे। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जब कोई डेंस और भारी पदार्थ जैसे कि आयरन कोर की तरफ मूव करता है तो इस मूवमेंट के दौरान घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है। यही फ्रिक्शनल हीटिंग कहलाती है। इसके बाद आता है हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके। यह तो आप जानते ही होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। उनकी रेडिएशन इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि अगर कोई इंसान किसी स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कांटेक्ट में कुछ सेकंड्स के लिए भी आ जाए तो उसकी हड्डियां तक गल सकती हैं। जब ये रेडियो एक्टिव चीजें धरती पर अपनी रेडिएशन फैलाती हैं तो इसका असर केवल धरती के क्रस्ट पर ही नहीं बल्कि उसके अंदर की लेयर्स जैसे मेंटल और कोर पर भी दिखाई देता है। धरती के नीचे भी कुछ ऐसे ही रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद हैं जिनसे निकलने वाली रेडिएशन डायरेक्ट मेंटल पर असर करती है और फिर वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है। यही वो वजह है जिनसे धरती का कोर लगातार अपनी गर्मी को बनाए रखता है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि यह कोर हर 10 साल में और ज्यादा गर्म हो रही है, क्योंकि अब धरती पर ठंडा करने वाली प्रक्रियाएं पहले जैसी नहीं बची हैं। वैसे तो नेचर बैलेंस बनाने का काम कर रहा है, मगर धीरे धीरे नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिससे वो दिन दूर नहीं जब हमारी धरती एक अनप्रेडिक्टेबल और अनस्टेबल प्लेनेट में बदल जाएगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।